अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी सीएसएस एंड पीएमएस के एसए के लिए आउटलाइंस कुछ टॉपिक्स की शेयर की थी। अगर आपने अब नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आउटलाइन वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलें, आज मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया है कि उसकी आउटलाइन शेयर कर दूं। तो आज का टॉपिक है जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और यहाँ पे क्योंकि मैं अगर पूरा ऐसे शेयर करूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक्सप्लेन भी करना होता है, आपको समझाना भी होता है। तो इसलिए मैं जस्ट जो है वो आउटलाइन शेयर करती हूँ, और ताकि आपको जो है वो एक खाका सा आपके माइंड में बन जाए कि आपने ऐसे की तैयारी किस तरह करनी है और किस लिहाज से करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, हर ऐसे की तरह आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपने इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा कि क्या होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसके अलावा जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। उसके अलावा आपने अगले अपने सारे ऐसे में जो आपने लिखना है कुछ, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखना होता है, क्योंकि अगर एग्जामिनर को आपका इंट्रोडक्शन अच्छा लग जाता है और आउटलाइन अच्छी लग जाती है और कंक्लूजन अच्छा लग जाता है तो डेफिनेटली वो आपको मार्क्स अच्छे देता है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मीन के रिलेशनशिप क्या है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में, यानी कि यहाँ पे इनमें क्या ऐसी खास बात है कि इनको हम इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं, क्यों इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं, इनमें रिलेशन क्या है, क्या चीज़ होती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्या चीज़ होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, और इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, और इनका जो है वो अपने हमारी कंट्री पर क्या असर पड़ता है। अगर ये अच्छे होंगे तो क्या असर पड़ेगा, अगर ये बुरे होंगे तो क्या असर पड़ेगा। थर्ड नंबर पे आपने जो है वो देखना है कि करंट सिचुएशन क्या है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, और पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की करंट सिचुएशन क्या है और उसके असरात क्या हैं इकोनॉमी पर। उसके अलावा नेक्स्ट आपने देखना है हाउ आर द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नेवर मूव टुगेदर। तो कैसे जो है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तरफ से तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, मीन के पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो टिक ना रही हूँ, और दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी कंट्री में तब ही इकोनॉमिक ग्रोथ चल पाएगी। जैसे कि एक गवर्नमेंट आती है, वो पॉलिसीज बनाती है, और जब उसका टेन्योर पूर्ण होने से पहले वो चली जाती है, दूसरा आ जाता है बंदा, वो क्या करता है पहले वाली पॉलिसीज को ख़त्म कर देता है या उनको बिल्कुल रोक देता है, उसके अलावा अपनी न्यू पॉलिसीज बना लेता है। तो इस तरह जो है वो आपने डिस्कस करना है कि कैसे ये इकट्ठे मूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट आपने डिस्कस करना है वो ये करना है कि इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो इनकंसिस्टेंट नहीं होती। जैसा कि आप देख लो, आप एग्जांपल्स के तौर पर देख लेते हो, मतलब अगर आपने कोई चीज़ करनी है और आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो, आपका फैसला बदलता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, रोज़ बरोज़ आपके फैसले बदलते रहते हैं, तो वो काम जो है वो कभी भी मतलब उस अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। एवरी न्यू गवर्नमेंट अबेंडिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट पिछली गवर्नमेंट के होते हैं वो नई गवर्नमेंट आती है और उसको ख़त्म कर देती है, अपनी पॉलिसीज़ बना लेती है। तो इस वजह से जो है वो मतलब कि वो अपने कंट्री की प्रोग्रेस को नहीं देखते, कंट्री की डेवलपमेंट को नहीं देखते, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देखते, बल्कि जो है वो सिर्फ अपना टेन्योर पूरा करने की कोशिश करते हैं कि हम ये पॉलिसीज़ बनाएंगे तो ये होगा, इस तरह होगा। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पर असर पड़ता है। जीडीपी रेट ऑफ 6.8% इन द एरा ऑफ अयूब रिजीम ड्यू टू कंसिस्टेंटी इन द पॉलिसी, यानी कि अयूब एरा में पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी थी तो जीडीपी रेट जो है वो 6.8% था। ये आप एविडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अगर आपने अपनी फैक्ट बुक में कोई और लिखा हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। और मैं ये भी कहूँगी कि ये आउटलाइन बिल्कुल 100% नहीं है, आप इसमें खुद चेंज कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको एक खाका दे रही हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं
जी, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट हमने डिस्कस करना है कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकट्ठे नहीं चल सकते। स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेमेशन यानी कि आसमानों को छूती हुई महंगाई ड्यू टू मिस मैनेजमेंट एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़। गवर्नमेंट जो है वो मिस मैनेजमेंट करते हैं और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाते हैं। डिक्लाइनिंग रुपी वैल्यू, हमारी जो है वो करेंसी की वैल्यू ही बहुत ज़्यादा जो है वो कम होती जा रही है मार्केट में। इस वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है और फिर कैसे जो है वो महंगाई बढ़ने की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी मुमकिन नहीं है कि अवाम कहती है भाई ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई कर रहा है तो हम जो है वो इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो वो अवाम बाहर निकल आती है, सड़कों पे निकल आती है, तो इस वजह से जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डेफिनेटली फैल जाती है। उसके अलावा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना ही नामुमकिन है महंगाई के दौर में। तो इसको आप एविडेंस आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। डबल डिजिट इन्फ्लेमेशन इंक्रीज टू 24.9% इसके PBS रिपोर्ट के मुताबिक। तो नेक्स्ट आप पॉइंट ये डिस्कस कर सकते हो, द ग्रेजुअल डिके ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस या इन द हैंड ऑफ पॉलिटिशियंस इम्पेंडिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो ऐसा ऐसा जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिशियन के हाथों में आ गए हैं और एक पॉलिटिशियन चाहता है मेरी हुकूमत रहे, दूसरा चाहता है मेरी हुकूमत रहे, तो कंट्री के बारे में कोई नहीं सोचेगा तो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे होगी। तरबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेशन इन द नैब फॉर करप्शन ऑफ 753 मिलियन बाय वापडा। तो तरबेला डैम प्रोजेक्ट में जो है वो इतनी करप्शन हुई है और इतनी करप्शन जब ऊपर वाले बंदे खा जाते हैं पैसे, तो मुल्क में कैसे जो है वो तरक्की होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरप्टिंग GDP ग्रोथ, बिजनेस एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ ड्यू टू रियोट्स एंड स्ट्राइक्स बाय द फ्रस्ट्रेटिंग पीपल। जो कि फ्रस्ट्रेटिंग पीपल होते हैं, गुस्से वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्राइक्स करना शुरू कर देते हैं और बिजनेस और ट्रेड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। GDP ग्रोथ उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और ये भी रिज़ल्ट ऑफ द पॉलिटिकल फियास्को, पॉलिटिकल की वजह से ये जो क्यास फैला हुआ है इस वजह से ऐसा होता है कि लोग सड़कों पर निकल आते हैं, धरने देना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म होना पड़ेगा। अनरेस्ट इवेंट्स लीडिंग टू 1% रिडक्शन इन GDP सर्वे रिपोर्ट। तो जो अनरेस्ट इवेंट्स हैं वो क्या करते हैं, 1% रिडक्शन इन GDP, मतलब GDP जो है वो 1% रिडक्शन हुई है। क्यों, किस सर्वे रिपोर्ट ने ये बात वाजे की है। उसके बाद अगला पॉइंट 5वीं हेडिंग आप देख सकते हो, हाउ टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। तो पॉलिटिकल लेवल आप डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल डिस्कस करोगे, प्रॉपर चार्टर ऑफ इकोनॉमी। पॉलिटिशियंस को क्या करना चाहिए, इकोनॉमी का प्रॉपर चार्टर बनाना चाहिए। अ नेशनल डॉक्यूमेंट फॉर द कंट्रीज सॉल्वेशन बाय द कंसेंसस ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक चार्टर इकोनॉमी का बनाना चाहिए। जैसे कि अब जो है वो गवर्नमेंट ने ये बनाया है उड़ान पाकिस्तान का, तो इसको जो है वो होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए हर पॉलिटिशियन के दौर में। ये नहीं है कि एक पॉलिटिशियन का दौर ख़त्म हो गया तो दूसरा है वो उसको ख़त्म कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है वो एक चार्टर बनाना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन बाय द टॉप लीडरशिप टू फॉस्टर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए टॉप लीडरशिप करने के लिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम अपने 5 साल पूरे करें, आगे जो होता है होता रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, अपना टेन्योर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इनकरेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन टू होल्ड पॉलिटिशियन अकाउंटेबल फॉर इमेच्योर एंड सेल्फ इंटरेस्ट पॉलिसीज़। और पब्लिक पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना चाहिए, ना कि जो है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट आप इकोनॉमिक लेवल को डिस्कस कर सकते हो, ब्रॉडनिंग ऑफ द टेक्स्ट बेस विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट। टैक्स बेस को
खुला करना चाहिए, यानी कि हर बंदे से टैक्स लेना चाहिए। ये नहीं है कि गरीब तो टैक्स की जद में आ जाए लेकिन अमीर लोग जो हैं वो बच जाएं फिर से रिश्वत देकर और करप्शन करके। लीडिंग टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक खुशहाली के लिए ये करना होगा। शिफ्टिंग फ्रॉम अ जियो स्ट्रेटजिक टू द जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटजिक से जियो इकोनॉमिक पर आना चाहिए। अ वेलकम इनिशिएटिव फॉर द कंट्रीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इससे क्या होगा, कंट्री की पॉलिटिकल भी हालत बेहतर होगी और इकोनॉमिक भी। इम्प्लीमेंटिंग सीपैक प्रोजेक्ट्स, जैसा कि सीपैक प्रोजेक्ट अगर किया जा रहा है और अगर ये अपनी मंजिल आम तक पहुंच जाता है तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस दे सकते हो। अगर नहीं भी एग्जामिनर ने पूछा तो आप ना दो, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर ऐसे में जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस देना होता है, ऐसा नहीं होता। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है तो आप दो, अगर नहीं पूछा तो आप ना दो। उसके बाद आपने इसको अच्छे से कंक्लूड कर देना है और कंक्लूजन लिखना तो आपको आता होगा। अगर नहीं आता तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी है कंक्लूजन आपने कैसा लिखना है। डेफिनेटली आपने वैसा ही लिखना है जो आपके पूरे ऐसे को सम अप करे और एक अच्छा इंप्रेशन दे एग्जामिनर पर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो भाई लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें ताकि हमें भी पता हो कि हमारी वीडियोस में अगर कोई खामी है तो हम उसको बेहतर करें, अगर कोई बात अच्छी है तो हम मज़ीद उस पर काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।